जय हिंद साथियों, आप एसएससी एमटीएस की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया गया है और एक सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। मेरा मानना है कि अभी तक अगर आपकी शिफ्ट नहीं हुई है तो आप एक काम करिएगा, इस पूरे सैंपल पेपर को साथियों देख कर जाइएगा। यहां से आपका मैक्सिमम पेपर साथियों फंसेगा आपके एग्जाम में। तो साथियों इस वीडियो की अगर बात करें, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद इंग्लिश के और रीजनिंग के और मैथ के। जो पैटर्न आपका चल रहा है उसी पैटर्न पर आधारित साथियों आप आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको साथियों, सिकंदराबाद और हैदराबाद को ही भारत के जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है साथियों? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? क्या उसने बाल विवाह पर रोक लगाई थी साथियों? नहीं, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ये किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो की अगर बात करें साथियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। राजा राममोहन राय की समाधि कहां पर है? समाधि कहां पर है? कोलकाता में, पटना में या इंग्लैंड के ब्रिस्टल में या साथियों कनाडा में? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की समाधि है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? देखिए यहां से एक सवाल तो ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगर पूछा जाए कब की गई साथियों, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती अगर बात करें 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय साथियों कौन थे? तो पॉर्मस्टन थे। क्या नाम था इनका? पॉर्मस्टन इनका नाम था और ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम किया था? तो जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे लंबे समय तक बने रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों मोरारजी देसाई। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मुझे बताइए। क्या मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन? तो मैं कहूंगा नहीं। मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेबी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 अप्रैल को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल को कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। साथियों ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है साथियों जो आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत आराम से और बहुत अपने दिमाग को साथियों एक्टिव रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को आप देखिए। मेरा मानना है कि आपको बहुत फायदा साथियों मिलेगा अपने एग्जाम में। अर्थशास्त्र में साथियों एक चीज होती है आईपीओ, एक शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की अगर बात करें, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों 15 क्वेश्चन हुए अभी देखिए जीएस के आपके कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जैसे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे ना वैसे। उसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें साथियों, जिस टाइप के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, वैसे क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके बाद साथियों रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे, यानी कि पूरा निचोड़ साथियों आज की इस वीडियो में आप यहां से लेकर जाएंगे। तो आपको बहुत तसल्ली से बैठना होगा साथियों इस वीडियो में, यानी कि अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, और जब चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी तो पेपर पास करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने मनोमस्तिष्क को एक्टिव रखते हुए साथियों इन सभी चीजों को देखिए। कह रहे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये तो साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा
शुरू की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? ये 2014 में शुरू किया गया था, यानी कि सितंबर 2014 में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं मुझे बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, आप इतनी देर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों सब्सक्राइब करके, यानी कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, आपके लिए साथियों मैथ के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के प्लस करंट अफेयर के। और आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन तो आप देखेंगे साथियों जीएस के, लेकिन 5 क्वेश्चन पूरे देखेंगे साथियों आप करंट अफेयर के। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर साथियों पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। कितनी आंखें होती हैं साथियों? 5 आंखें होती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अगर बात करें तो इनको ही साथियों भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध, यानी कि सरकारिया आयोग ये किसकी सिफारिश करता है? तो मैं कहूंगा ये तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों की अगर बात करें इसके बीच सिफारिश करता है कौन? सरकारिया आयोग। यह सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 270 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 270 के तहत करों को केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं? तो राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट के साथियों 75 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो कहां पर साथियों की है ये आपको मालूम होना चाहिए। तिमोर लेस्ते में की है। कहां पर की है साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साथियों तिमोर में ही, तिमोर लेस्ते में द होर्ता शो में भागीदारी की है। अगला सवाल है कि अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो मैं कहूंगा इजराइल, यानी कि अमेरिका ने इजराइल देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात करें तो ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये तो अभी मालदीव की साथियों आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास कहां पर आयोजित किया है भारतीय सेना ने? साथियों लद्दाख में किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो आप साथियों यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे और पूरे 25 क्वेश्चंस हम लोग इंग्लिश के देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे एडियम पूछा जा रहा है। एडियम का मतलब होता है साथियों मुहावरा, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस की अगर बात करते हैं, मंकी बिजनेस का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी व्यवहार, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो गैर कानूनी व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी व्यवहार, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों मंकी बिजनेस। तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। कैरिंग आउट बिजनेस रिलेटेड टू मंकीज गलत, एक्शन दैट इमिटेट अदर एनिमल्स नहीं, डीलिंग इन द सप्लाई ऑफ मंकीज नहीं, बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, यानी कि एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताइए। देखिए अरे की अगर बात करें बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस की अगर बात करें बिल्कुल सही है, कट क्यों लगा रहा हूं मैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सही है तो आंसर नहीं हो सकता, सही है तो आंसर नहीं हो सकता। एक्सक्लेम की अगर बात करें साथियों ये भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, लेकिन ये लिखा हुआ है कम्युनिटी, ये गलत स्पेलिंग। कम्युनिटी की अगर बात करें साथियों COMMUNITY होता है साथियों। क्या होता है? COMMUNITY होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत थी। फिर से देखिए साथियों इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन की अगर बात करें ईडियम का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है साथियों अंत में।
इसका मतलब क्या होता है? तकरीबन आखिर में कह सकते हैं, अंत में कह सकते हैं। तो साथियों ओकेजनली इसका मीनिंग होगा, ओकेजनली तो नहीं होगा। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली का मतलब क्या होता है साथियों? ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। अल्टीमेटली की जब हम बात करते हैं साथियों, हाँ इसको हम लोग कह सकते हैं कि आखिर अंत ऐसे करके। तो मैं कहूंगा कि इन द लॉन्ग रन का मीनिंग क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलरली की अगर बात करें, रोज, नियमित, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। इमीडिएटली की अगर बात करें, इसका मतलब साथियों तुरंत हो जाएगा। खैर, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रॉपिकल का आपको बता रहे हैं एंटोनिम, यानी कि बिल्कुल उल्टा, अपोजिट मीनिंग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि बहुत अच्छे तरीके से कि ट्रॉपिकल का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए, ट्रॉपिकल का मतलब होता है साथियों उष्ण कटिबंधीय। क्या? उष्ण कटि, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय एक तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है एक तरीके से गर्म से। इसका मतलब साथियों गर्म से हो सकता है। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों? कोल्ड होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल कोल्ड होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ट्रॉपिकल का अगर एंटोनिम आपसे पूछा जाए तो कोल्ड आपको बतलाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, द पुलिस लेटर अबैंडोन्ड दैट वन ऑफ द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड। ये आना चाहिए, या साथियों कमेंस्ड आना चाहिए, एनालाइज्ड आना चाहिए, कंफर्म्ड आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कंफर्म यहां पर आना चाहिए, यानी कि द पुलिस लेटर कंफर्म्ड दैट वन ऑफ द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, खाली जगह आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। माई क्लासमेट इज सैड ऑफ माई अचीवमेंट, यानी कि मेरी क्लासमेट मेरी अचीवमेंट से सैड है ये आएगा, या बेटर है ये आएगा, या साथियों जेलस है ये आएगा, या जेलस है। मैं कहूंगा जेलस का मतलब होता है साथियों जलना या ईर्ष्या। तो मैं कहूंगा मेरी क्लासमेट मेरी अचीवमेंट से जेलस है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब साथियों आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस होगा, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना होगा, ठीक है। यानी कि फिट टू बी ईटन। तो फिट टू बी ईटन की जब हम बात करते हैं, फिट टू बी ईटन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर आप खा सकते हो तो कहा जाएगा ये तो भाई खाने योग्य है। क्या? कोई अगर चीज खाने योग्य है यानी कि फिट टू बी ईटन हम कह सकते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेस्टी तो नहीं कहेंगे, एडिबल। एडिबल साथियों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एडिबल का मतलब भी होता है खाने योग्य। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है, यानी कि फिट टू बी ईटन का मीनिंग क्या होगा? एडिबल होगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन की स्पेलिंग यहां पर गलत है, वो आपसे साथियों यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए 19 लिखा हुआ, 19 का मतलब तो 19 होता है, ठीक है। यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ है? यहां पर अगर बात करें न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइज नहीं होता है साथियों, न्यूट्रलाइज होता है, यानी कि ई की जगह पर साथियों क्या आएगा? ए आएगा। और इसका मतलब क्या अगर बात करें, इसका मतलब होता है बेअसर। क्या इसका मतलब होता है साथियों? इसका मतलब होता है बेअसर। उसके अलावा नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा कहते हैं साथियों नाउन को। और नेशनलाइज की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण करना इसका मतलब होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा यहां पर वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत थी। सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम, यानी कि सेम मीनिंग। किस वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है? डिजर्ट का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। देखिए डिजर्ट के मतलब कई सारे अलग अलग होते हैं। तो डिजर्ट की अगर बात करें साथियों, इसको त्यागना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजर्ट की अगर बात करें, डिजर्ट को त्यागना भी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या स्टे हो सकता है? नहीं। सपोर्ट हो सकता है? नहीं। एबेंडोन हो सकता है, क्योंकि एबेंडोन का मतलब भी कहीं ना कहीं त्यागना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर आपको साथियों मोन्यूमेंटल का एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है साथियों? कोई चीज अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज को साथियों कहीं ना कहीं क्या कहा जा सकता है? मोन्यूमेंटल कहा जा सकता है। इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहेंगे साथियों? इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस कह नहीं सकते, इनॉर्मस भी नहीं कह सकते, और इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं तो डिस्क्रीट का आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम क्या हो सकता है। देखिए डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? विचारशील। क्या?
डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है साथियों? डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? जो विचारशील नहीं है, यानी कि टैक्टलेस उसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डिस्क्रीट का एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो टैक्टलेस आपको बतलाना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साथियों। यहां पर लिखा हुआ है नॉट हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, यानी कि अगर किसी को किसी विषय में, किसी क्षेत्र में जानकारी नहीं है तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए। चलिए, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट तो नहीं कहा जाएगा, उसको साथियों इनिशिएटेड कह सकते हैं। क्या अनइनिशिएटेड कह सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों सिनोनिम बताना है। साथियों मायहम का सिनोनिम क्या हो सकता है, बताइए। अशांति इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों अशांति। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अशांति। तो रेबेल का मतलब क्या अशांति होता है साथियों? नहीं, रेबेल का मतलब होता है विद्रोही। जैसे कोई बागी नहीं बन जाता विद्रोही, तो उसको कहते हैं साथियों रेबेल। हाँ, चॉस की अगर बात करें, इसका मतलब भी होता है कहीं ना कहीं अशांति या अराजकता भी हम लोग कह सकते हैं। ऑर्डर की बात करें साथियों, आज्ञा होता है, आदेश मतलब। और प्लंडर की अगर बात करें तो लूटना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें, एक गेम दैट नो वन विंस, क्या यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें कोई एक जीतता ही नहीं है, यानी कि कोई नहीं जीता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रा हो गया, मैच हो गया, स्पोर्ट हो गया, पास टाइम हो गया। तो मैं कहूंगा कि खेल क्या हो गया? ड्रा हो गया, यानी कि एक गेम दैट नो वन विंस, उसको क्या कहेंगे? ड्रा कहेंगे उसको। उसके बाद देखिए साथियों, डल का आपको बताने के एंटोनिम्स क्या हो सकता है, बताइए। तो डल की अगर बात करें, कहते हैं भाई तुम तो बड़े डल आदमी हो, यानी कि तुम बड़े सुस्त आदमी हो। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल या अनइंटेलिजेंट या एक्साइटिंग या साथियों डिसएग्रीएबल। तो मैं कहूंगा एक्साइटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये आपको यहां पर बतलाना है। देखिए, बिलीव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक्सिस्टेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, गारंटी की स्पेलिंग ये नहीं होती है। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है साथियों? GUARANTEE होती है। तो मैं कहूंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, तो वही आपका सही जवाब है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको फिर से बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है, बताइए। विटनेस सही है, सुप्रीम सही है, उसके अलावा हैरासमेंट सही है, लेकिन एम्बैरस ये अगर बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग गलत है। सही क्या होती है साथियों? EMBARR और ASS हो जाएगी, SS हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इस इडियम का आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि अंडर द वेदर। देखिए, अंडर द वेदर यानी कि मौसम, वेदर मतलब क्या होता है? मौसम होता है कि मौसम में आ जाना, यानी कि मौसम की चपेट में आ जाना, यानी कि तबीयत वगैरह थोड़ी बहुत खराब हो जाना, ऐसे के। जब अगर अच्छा ना लगे या असहज लगे, ठीक है, क्या लगे साथियों? असहज लगने को ही एक तरीके से कहा जाता है अंडर द वेदर। तो एबल टू फेस द कोल्ड होगा, ये होगा साथियों, या रेडी टू गो आउट होगा, या स्लाइटली इल होगा। मैं कहूंगा साथियों स्लाइटली इल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि थोड़ी सी बीमारी की चपेट में आ जाना, इसको कहते हैं अंडर द वेदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि स्टेट ऑफ बेइंग मैरिड, क्या साथियों स्टेट ऑफ बेइंग मैरिड की अगर बात करें, इसको साथियों क्या कहा जाएगा? तो इसको विवाह, शादी वगैरह कहा जाता है। तो विवाह की अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा? मैं कहूंगा मैट्रिमोनी होगा, यानी कि मैट्रिमोनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई वुड, अब आपको बताने कि इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा? आई वुड ऑर्डर यू टू डू योगा डेली फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, या आई वुड शेयर, या आई वुड कन्वे, या आई वुड एडवाइस। तो यहां पर साथियों एडवाइस आना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहां पर सलाह आना चाहिए। आई वुड एडवाइज यू टू डू योगा डेली फॉर एट लीस्ट 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट तो कम से कम डेली योगा करो, ठीक है, ये सलाह दी जा रही है एक। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एक वर्ड आपके सामने है कन्फाइन, इसका आपको बताना है कि सिनोनिम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर मान लीजिए बैन लग गया है, यानी कि कोई चीज प्रतिबंध कर दी गई है, तो उसको कहा जाता है कन्फाइन। अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्ट होगा, अलाउ होगा, ओपन होगा, इग्नोर होगा। मैं कहूंगा साथियों इसको रेस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यानी कि प्रतिबंध लग जाना किसी चीज पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ए पर्सन हु लव्स
हिज या हर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट, यानी कि इसके लिए लड़ भी सकता है। और ए पर्सन लव्स, जो अपनी कंट्री से प्यार करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको तो साथियों देशभक्त कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? देशभक्त कहा जाता है। और इसमें देशभक्त की इंग्लिश क्या है साथियों? मैं कहूंगा पैट्रियट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि एंटोनिम आपको बताना है साथियों। किसका एंटोनिम आपको बताना है? यहां पर अगर बात करें एम्पल का आपको साथियों एंटोनिम बताना है, मुझे बताइए। चलिए, एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है साथियों पर्याप्त, यानी कि ये चीज इनफ है या ये चीज पर्याप्त है। इसका एंटोनिम क्या होगा? अपर्याप्त होगा, यानी कि ये चीज अपर्याप्त है। तो मैं कहूंगा अपर्याप्त की इंग्लिश इनफ होती है, नहीं लिबरल होती है, नहीं साथियों। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों म्याग्र होती है। या आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पर शुरू हो चुके हैं। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपके लिए साथियों क्या कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि आपको यहां पर जो सवाल दिखे वो कैसा दिखे, वो थोड़ा सा क्लियर दिखे। चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, कह रहे कि सभी लैपटॉप मॉनिटर है। मान लीजिए ये क्या होगा? ये साथियों लैपटॉप हो गए। और कहा जा रहा है कि सभी के सभी लैपटॉप क्या है? सभी के सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं। कहने के सभी के सभी मॉनिटर क्या है? सभी के सभी मॉनिटर टीवी है। तो अब निष्कर्ष आपको बताना है कि इसमें से निष्कर्ष कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए कह रहे कि सभी मॉनिटर लैपटॉप है। भाई सभी मॉनिटर लैपटॉप कैसे होंगे? हाँ, अगर ये आता सभी लैपटॉप मॉनिटर तो हो जाता, ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ टीवी मॉनिटर है, कुछ टीवी मॉनिटर, बिल्कुल कुछ टीवी मॉनिटर हैं, ये मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये वाला सही है। कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर कभी भी कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा, अगर हो रहा है तो अगर निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कथन में नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो अगर निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो उसको गलत माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा सिर्फ निष्कर्ष आपका 2 वाला सही होगा और 2 वाला सही होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे साथियों यहां पर अगर बात करें 54 से 9 बनाया गया है, या कह सकते हैं 9 से 54 बनाया गया है, वैसा ही आपको बताना है कि 7 से कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर साथियों हम क्या करें, 9 की गुणा 6 से करा दे तो 54 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 की गुणा अगर 6 से करा दे तो कितना मिल जाएगा साथियों? 7 आपका 42 हो जाएगा। क्या 42 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का किससे है। यानी कि देखिए बिहार की राजधानी है ये पटना, तो दिसपुर किसकी राजधानी है साथियों? ये असम की राजधानी है। किसकी राजधानी? असम की है, तो असम आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 7 मित्र LMNOP और R, Q और R एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर पीठ करके बैठे। अब देखिए आपने साथियों सवाल की अगर बात करें, आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे, ठीक है, जहां पर सभी का मुंह जो होता है ना वो केंद्र की तरफ होता है। लेकिन अब साथियों आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो केंद्र की मुंह तरफ हो सकता हो साथियों ना पूछा जाए। आपसे कौन सा साथियों पूछ लिया जाए? आपसे ये पूछ लिया जाए कि सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, किस तरफ है? यानी कि सभी का मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप साथियों इस सवाल को कैसे करेंगे ये मैं आपको साथियों बता रहा हूं। देखिए कितने लोग हैं? 7 है ना, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 और ये हो गया साथियों 7। अब यहां पर अगर बात करें पहली लाइन में कहा गया है कि P के दाईं और ठीक बगल में L बैठा है, ठीक है। M का पड़ोसी नहीं है, P का पड़ोसी M नहीं है, ठीक है। कह रहे कि L के बाएं तीसरे स्थान पर O बैठा है। तो मान लीजिए अगर L को यहां पर हम बैठा देते, कहीं पर भी बैठा दीजिए, तो L का बायां अब इधर को होगा ना कि इधर, क्योंकि L का मुंह साथियों इस तरफ है। तो L के बाएं तीसरे स्थान पर यानी कि 1 2 3 कौन बैठा है? O बैठा है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि Q R O के बीच में बैठा है। अगर हम साथियों R को यहां पर बैठा ले, O और R के बीच में Q बैठा है, ये यहां पर कहा गया है। अगर हम R को यहां पर भी बैठा सकते हैं, अगर हम यहां पर बैठा ले, अगर हमारा आंसर नहीं आता है ना तो R को फिर हमें यहां पर बैठाना होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए कहना है साथियों क्या कहा गया है, कह रहे कि P के दाएं ठीक बगल में बैठा है L। तो यहां पर अब अगर बात करें साथियों P हमको यहां पर बनाना होगी, तभी तो साथियों P के दाएं बगल में बैठा है L, ये भी हो गया। और P का पड़ोसी नहीं है M, तो P का पड़ोसी M यानी कि M यहां पर नहीं आएगा, तो साथियों M यहां पर आएगा। अब बचा कौन? अब N बचा, तो N आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि NPL MRQO, ये आपकी सीरीज एक तरीके से बनती है। तो कह रहे कि L के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है? तो L के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है? M बैठा है। तो क्या होगा साथियों? M आपका यहां पर बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, देखिए कह रहे कि पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का किस है। दिसपुर किसकी राजधानी असम की है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अब यहाँ पर आपको साथियों शब्दकोश के अनुसार लगाना है सभी वर्ड्स को। अब अगर बात करें साथियों सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वर्ड्स आता है, देखिए डीईसी यहाँ लिखा हुआ है, डीईसी यहाँ लिखा हुआ है, डीईसी यहाँ लिखा हुआ है, डीईसी यहाँ पर, डीईसी यहाँ पर। अब ओ पहले आता है या एल पहले आता है, तो मैं कहूंगा एल पहले आता है, एल पहले आता है या साथियों आई पहले आता है, तो आई पहले आता है, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए एल यहाँ अब सब में एल एल है मेरे ख्याल से, नहीं यहाँ पर ओ है तो ओ तो बाद में आएगा। ये एल ए पहले आता है या एल आई या एल ए, तो साथियों एल ए ये वाला पहले आएगा या ये वाला पहले आएगा। आर बाद में आता है, आई पहले आता है, तो मैं कहूंगा एक आ जाएगा। उसके बाद साथियों कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद साथियों आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा साथियों, आपका पांचवा वाला आ जाए, पांचवा नहीं है, ये नहीं आएगा साथियों, आपका साथियों देखिए चौथा वाला आएगा, क्योंकि यहां पर अगर बात करें सी तक हो गया। ठीक है, अब आई के बाद एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा साथियों, आई के बाद ये वाला एल ए आया था और अब एल ए के बाद क्या आ जाएगा, एल ए आई के बाद क्या आ जाएगा, एल ए आर आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों चौथा हो गया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, अब एल आई एन ई पहले आता है या साथियों ओ सी डी ई पहले आता है, तो मैं कहूंगा साथियों पहले कौन सा आता है, पहले आपका ये आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाएगा और फिर आपका 5 नंबर वाला आ जाएगा। यानी कि ये क्रम कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 1 4 2 5, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में REACH को 85139 लिखा जाता है, तो SUN को 264 लिखा जाता है, तो SEARCH को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए RE की अगर बात करें, अब देखिए SE की बात करें तो S ये हो गया, यानी कि S का कोड है 2 और E की बात करें E का कोड है साथियों 5, तो यहाँ पर 2 5 हो गया। अब देखिए सभी में 2 5 2 5 लिखा हुआ है। A की अगर बात करें साथियों A का कोड क्या है, A का कोड यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। R का कोड क्या हो जाएगा, R का कोड 8 हो गया, तो 8 हो गया। CH का कोड अगर बात करें तो CH का कोड 3 9 हो जाएगा, 3 9 आ गया, यानी कि 25 18 39 कहां पर लिखा हुआ है, 25 18 39 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों अब आपको बताने के कितने, देखिए GBL के बाद JEO आया है, MHR के बाद आपको बताने यहां पर कौन से 3 लेटर आ जाएंगे। देखिए ये 7 पर होता है, J 10 पर होता है, 3 बढ़ाया गया, J 10 पर होता है ना, और M 13 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ाएगा, तो इसमें भी 3 बढ़ाएंगे साथियों, P आ जाएगा जो कि 16 पर होता है, B से E हुआ है, E से H हुआ है, तो H में जब साथियों 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, बिल्कुल K आ जाएगा ना। ठीक है साथियों K आ जाएगा, और यहाँ पर L से O, O से R, तो कितना 3 3 बढ़ रहा है साथियों, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से U आ जाएगा, यानी कि P के U कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर PKU है, यानी कि आंसर A है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किसी संख्या में क्या साथियों, किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के 2 गुना बराबर हो जाता है, तो संख्या आपसे यहां पर पूछी जा रही है, यानी कि किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, तो इस संख्या में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कहने कि वो संख्या, और ठीक है तो कहने कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या साथियों x थी, वो संख्या के 4 के योग, वो संख्या 4 के योग का 2 गुना, तो साथियों 2 गुना कर दिया, 2 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान यहां पर आपको बतलाना है। देखिए x + 12 आपका ये हो गया बराबर 2x आपका ये हो गया, 2 चौक 8 आपका ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब 2x यहां पर लिखा हुआ, ये इधर ले आए माइनस का x है, और ये आपका 12 इधर ले आए माइनस का 8 हो गया, यानी कि x बराबर आपका क्या निकला, 4 निकला, तो x का मान क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है कि 7 मित्र हैं, ये हो चुका है क्या, नहीं ये नहीं हुआ है, कह 7 मित्र हैं MNOPQRS सभी एक सीधी पंक्ति में, अच्छा ये पंक्ति वाला है, तो मान लीजिए 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 मित्र हैं और कहने के सभी का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ है। सभी का मुंह किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। कहने के एन पंक्ति के मध्य में बैठा है। ठीक है, एन पंक्ति में के मध्य में बैठ गया है कि उस चलिए एन को मध्य में बैठा ले, मध्य यही तो बनेगा साथियों, 3 इधर बिल्कुल। उसके बाद कहने के ओ और पी के बीच में एम बैठा है, तो ओपी यहां पर भी आ सकता है, ओपी यहां पर भी आ सकता है। कहने के क्यू जो है ना, क्यू, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, कहने के क्यू जो है ना ये एन और एन के बाएं ठीक बगल में बैठा है, तो क्यू कहां पर साथियों बैठ जाएगा? क्यू की अगर बात करें, ठीक है, एन के बाएं क्या, एन का बायां क्या हो जाएगा? यू, यानी कि एन के बाएं क्यू बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम क्यू और पी के बीच में बैठा है, यानी कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। कहने के ओ के बाएं ठीक और बगल में बैठा है एस, यानी कि ओ अब कहां पर है? पता नहीं कहां पर है। एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं, यानी कि ना एम यहां पर है ना ओ यहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों ओ एम यहां पर होंगे। तो एस के बाएं, ठीक है ना, क्या कहा गया? एस के बाएं एस बैठा है तो ओ यहाँ, सॉरी ओ के बाएं एस बैठा है तो ओ यहां पर होगा, एस यहां पर होगा, और बचा साथियों आर आपका यहां पर हो जाएगा। तो कह रहे कि दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दाएं सिरे पर आर बैठा है, तो मैं कहूंगा कि आर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। साथियों मैथ के सवाल अब हम लोग देखेंगे। यदि 2 प्रति मीटर पर, क्या लिखा हुआ साथियों, यानी कि यदि 2 प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है, तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, और खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है साथियों, क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा है। इतनी बात आपको मालूम है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं साथियों, क्षेत्रफल आपका क्या होना चाहिए? लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए, यही तो होना चाहिए साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए। और आपके सामने साथियों यहाँ पर 2 रुपए, क्या साथियों 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600, अगर साथियों 600 रुपए आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रही है? 600 रुपए आ रही है और 2 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर आ रही है, तो मैं कहूंगा अगर इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 300 निकलता है, और 300 क्या हमारा कहलाएगा साथियों? ये हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। तो अब अगर साथियों लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, यानी कि 4x, क्या साथियों अगर बात करें यहाँ पर 4x गुणा 3x, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। आगे ये क्या निकलेगा? ये साथियों क्षेत्रफल ही तो निकलेगा, और क्षेत्रफल 300 है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और x और x साथियों x स्क्वायर हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ये x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 300 बटे यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। जब x बराबर 25 आया है तो x बराबर साथियों 5 आ जाएगा। तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, लंबाई 4x थी, तो जब 4 गुणा x यानी कि 4 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 क्या हो जाएगा? ये आपके खेत की लंबाई हो जाएगी। एक दुकानदार 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों क्या होगा? यानी कि अगर बात करते साथियों कोई चीज 1200 रुपए की है, उस पर पहले तो जब 30% का साथियों छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 70% में बेचा जाएगा, और उसके बाद 25% की छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 75% में बेचा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों तब इसका विक्रय मूल्य एक तरीके से क्या हो सकता है आपको बताने। देखिए अब अगर बात करें इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 25 तिया 75, 25 चौक आपका ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 आ गया, यानी कि 3 गुणा 70 गुणा 3 आपका आ गया, 3 तिया 9 हो जाएंगे। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 गुणा 70 कितना हो जाएगा? 7 × 63 बोले तो 630 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और 630 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों अब हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहे कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? मुझे बताइए। चलिए देखिए HCF की अगर बात करते हैं साथियों, HCF आपका 6 है। कितना है आपका HCF साथियों? यहाँ पर 6 आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम साथियों क्या करें, अगर हम पहली संख्या की बात करें तो महत्तम समावर्तक की और पहले अनुपात की अगर आप गुणा करा दोगे तो पहली संख्या आपको मिल जाएगी, यानी कि 6 तिया 18। उसी प्रकार दूसरी अनुपात से गुणा करा दोगे HCF की 6 पंजे 30, तो ये आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM होता है। तो आपको यहाँ पर HCF भी दे रखा है साथियों 6 है, LCM आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 18 गुणा 30 हो जाएगा, HCF आपका 6 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर आपका LCM हो जाएगा। इस 6 से ये कटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 6 पंजे
6 पंजे 30 हो जाएगा, 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम आपका कितना निकलेगा साथियों, एलसीएम आपका 90 निकलेगा। और 90 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहाँ पर साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भाग है साथियों, देखिए 12 भाग, ठीक है, ब्रैकेट में 2 गुणा 3, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया आपका ऑफ। उसके बाद फिर यहाँ पर भाग आ गया, और फिर साथियों ये आपका 24 हो गया भाग, और ब्रैकेट में 8 - 5 हो गया। इतनी साथियों कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए बड़े ब्रैकेट की अगर बात करें, उसके अंदर का साथियों 12 लिखा हुआ है और भाग लिखा हुआ है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें साथियों, ये आपका 24 लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 7 21 3 8 24 आ जाएगा। यानी कि 2/8 यहाँ पर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ 1/4 यहाँ पर आ गया। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों ने देखा एक ऐसा पूरा साथियों प्रैक्टिस पेपर एक तरीके से जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।